नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई सामान्य अध्ययन पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आधुनिक भारत के सीरीज कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक भारत भाग 10 पर बात करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है दोस्तों ये, क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले बात कर ली थी वारेन हेस्टिंग्स तक, वारेन हेस्टिंग्स की नीतियों को लेकर के और उससे संबंधित प्रश्नों को। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वारेन हेस्टिंग्स और उसके बाद कॉर्नवालिस की क्या क्या नीतियां रही। साथ ही साथ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक संधि पर हम लोग बात करेंगे, वेलेजली पर बात करेंगे और फिर उसके बाद दोस्तों डलहौजी की हड़प नीति पर बात करेंगे। तो कुल मिलाकर के कह लिया जाए दोस्तों, 1858 के पहले जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, खास करके यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नर जनरल से, उन पर हम लोग एक डिटेल में चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों, मराठों का जो इतिहास रहा, तो उस मराठों के इतिहास में यहाँ पर क्या कुछ प्रश्न रिलेट करते हैं हमारी लोक सेवा आयोग की परीक्षा में या फिर अदर जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सब में, तो इन मराठों से रिलेटेड भी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। और बड़ी मराठा शक्तियां, जो 5 प्रमुख मराठा शक्तियां रही, और उसके साथ अगर हम लोग 6वीं मराठा शक्ति को भी जोड़ लें तो उनकी राजधानियों से रिलेटेड क्वेश्चन की भी बात करेंगे। और बार बार अगर आप भूलते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को, आप इस पूरे लेक्चर को अगर आप देखेंगे तो वहां से चीजें आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पर। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स की अगर हम लोग बात करें तो हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि वारेन हेस्टिंग्स ने ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाने के लिए अनेक जो नीतियां हैं उनको लागू किया। अच्छा दोस्तों, इसके साथ साथ हमको यहां पर यह बात भी याद रखनी है कि वारेन हेस्टिंग्स, जैसे पीछे की हम लोगों ने पढ़ लिया था कि बंगाल में द्वैत शासन, तो द्वैत शासन को वहां पे समाप्त किया और उसके बाद फिर ये अपने हिसाब से चीजों को रोटेट करता रहा। और कुछ नीतियां यहां पर इसकी इस हिसाब से भी रही दोस्तों, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ये भारतीय जो क्षेत्र थे उन सभी क्षेत्रों को एक करके, उन सभी क्षेत्रों का जो राजस्व था या कह लिया जाए धन संपदा थी, उन सबको एकत्र करके ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ये ब्रिटेन भेजना चाहता था। तो दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स की इन्हीं नीतियों के तहत हम लोगों ने पढ़ा कि इसने एक, यहां पर क्वेश्चन बनता है दोस्तों, घेरे की नीति। बहुत ध्यान से समझिएगा, घेरे की नीति, या जिसको हम लोग रिंग फेंस भी कहते हैं। तो पहला सवाल तो यहां पर एग्जैक्टली आपको यही याद रखना है कि घेरे की नीति या रिंग फेंस का प्रारंभ किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया, तो हमको याद रखना है वारेन हेस्टिंग्स। अब ये घेरे की नीति है क्या दोस्तों? अगर बात की जाए तो इसने ये समझा कि भारत में जो अलग अलग देसी राज्य थे या देसी राजाओं के जो राज्य थे, तो उन सभी राज्यों का नियंत्रण मैक्सिमम ये करना चाहता था अपने हिसाब से। तो इसने ये नीति अपनाई दोस्तों कि जो ब्रिटिश शासित राज्य हैं या जिन पे ब्रिटिश कह सकते हैं नियंत्रण है, तो वो तो अलग है, लेकिन ऐसे क्षेत्र जहां पर ब्रिटिश नियंत्रण नहीं है, तो उन क्षेत्रों की निगरानी के लिए एक विशेष कार्यदल, एक विशेष बल, एक विशेष शक्ति, एक विशेष सेना का प्रयोग किया जाए। क्योंकि ऐसा मानता था कि अपने राज्य की निगरानी तो जरूरी है ही है, साथ ही साथ हमको दुश्मन जो कुछ कर रहा है या फिर वो हमारे बारे में क्या कुछ सोच रहा है, तो उसकी सीमाओं की निगरानी करना भी महत्वपूर्ण है। और इसे ही दोस्तों कहा गया घेरे की नीति या रिंग फेंस की नीति। तो दोस्तों, हमको क्वेश्चन यहां पर याद रखना है, घेरे की नीति एक ऐसी नीति थी जो कि राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए यहां पर, तो क्योंकि सेना का प्रयोग यहां पर किया गया, तो सेना के प्रयोग के साथ ही संपूर्ण क्षेत्र की सुरक्षा करना और सुरक्षा के साथ साथ ये सुनिश्चित करना कि हाँ, वो क्षेत्र वास्तव में ब्रिटिश पद्धति पर आधारित है या ब्रिटिश नीतियों का फॉलो करता है, ब्रिटिश नीतियों को फॉलो करता है। तो हमको याद रखना है यहाँ पर वारेन हेस्टिंग्स घेरे की नीति। दोस्तों, ये सारी प्रक्रियाएं आगे बढ़ती रही। कॉर्नवालिस के पहले पहले भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। फिर दोस्तों, यहां से क्वेश्चन एक बनाता है कि ऐसा गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटेन में संसद में महाभियोग चलाया गया। तो दोस्तों, इसके पीछे की कहानी क्या है, महाभियोग इस पर क्यों चलाया गया, पहली बात तो प्रश्न यहां पर क्लियर रखना है। महाभियोग चलाया गया तो आंसर हमको क्या देना है, वारेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया। दोस्तों, उसके पीछे का मुख्य कारण क्या रहा, क्योंकि ब्रिटेन में जब ये पहुंचता है तो वहां पर ऐसा माना गया या ऐसा बताया गया कि वारेन हेस्टिंग्स ने भारतीय जनता का बहुत ही ज्यादा दमनकारी नीतियां लागू की और ज्यादा मात्रा में इसने भारतीय जनता को परेशान किया। एक तो ये नीति, एक तो ये प्रश्न वहां पर उठा। फिर दूसरा, इसके लूटपाट को लेकर के बहुत सारी बातें जो है ब्रिटेन में पहुंची, तो यही कारण रहा कि ब्रिटेन वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया। अब दोस्तों, इस महाभियोग के एवज में इससे जब पूछा गया तो इसने ये कहा कि मैंने अपने लिए कोई भी लूटपाट या जितना भी कुछ है वो अपने लिए नहीं किया,
बल्कि मैं तो चाहता था कि ब्रिटेन के पास ज्यादा से ज्यादा मात्रा में धन आए। हालांकि बाद में इस पर छूट दे दी गई, तो वहां से क्वेश्चन भी इस पर रिलेट कर जाएगा। घेरे की नीति, रिंग फेंस और महाभियोग, वॉरेन हेस्टिंग्स से हमको ये 2 सवाल जरूर याद रखने हैं। दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स की अगर हम लोग बात करें फिर और आगे, तो उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स की इन्हीं नीतियों की बदौलत जो ब्रिटिश साम्राज्य था वो बिल्कुल मजबूती की कगार पे पहुंचा। अब दोस्तों आगे का जो नेतृत्व रहा वो कॉर्नवालिस के पास आया। अब एक बात मैं यहां पर क्लियर करना चाहूंगा दोस्तों, यहां पर अभी हम लोग गवर्नर जनरल के बारे में डिटेल में चर्चा नहीं कर रहे हैं। गवर्नर जनरल का एक अलग लेक्चर दूंगा जिसमें स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक के मैं एक साथ केवल गवर्नर जनरल के क्वेश्चन करवाऊंगा, तो वीडियो अलग होगा। लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं 1858 के पहले की नीतियों के बारे में, तो नाम आता है तो इसलिए यहाँ पर चर्चा करते हुए चल रहे हैं। दोस्तों कॉर्नवालिस से जैसे ही आया तो इसने सबसे पहले यहाँ पर एक तरह की जो गतिविधियां थी उनको नियंत्रित करने के लिए कुछ नियम बनाए, जिसे हम लोग कॉर्नवालिस कोड या कॉर्नवालिस लॉ भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये कॉर्नवालिस कोड या कॉर्नवालिस लॉ क्या थे? एक तो पहली चीज कि पुलिस प्रशासन जो प्रणाली थी उसको कैसे मजबूत किया जाए, सेवा जो प्रणाली थी या जो जिसे हम लोग लोक सेवा के नाम से आजकल समझ रहे हैं, तो यानी कि सेवा का जो स्तर है भारत में, कैसे उच्च अधिकारी हो, उनकी नियुक्ति कैसी हो, उनका क्रियान्वयन कैसा हो, वो सब कुछ कॉर्नवालिस की देन रही। दोस्तों कॉर्नवालिस पर और डिटेल में फिर हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर एक प्रश्न जरूर याद रखिएगा, इसकी समाधि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। तो क्वेश्चन यहाँ पर बन चुका है कि किस गवर्नर जनरल की समाधि गाजीपुर में स्थित है, तो हमको याद रखना है कॉर्नवालिस की। तो वहां से क्वेश्चन बनाएगा, तो ये भी आपको यहां तक रिलेट कर लेना है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट इसके आगे हम लोग बात करते हैं बहुत जल्दी, देखिएगा वेलीजली पर। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एग्जैक्टली यहां से जो है हम चीजों को प्रारंभ कर रहे हैं, तो आपको यहां से देखना है वेलीजली। दोस्तों बात की जाए वेलीजली की, तो वेलीजली के पास जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व आया तो उस समय बहुत ही दयनीय स्थिति में भारत में पूरा अंग्रेजी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी या पूरा जो अंग्रेजी प्रशासन था वो चल रहा था। उसके पीछे कारण क्या रहा दोस्तों? उसके पीछे कारण ये रहा क्योंकि दक्षिण में, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा, ये पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया, एक तो पहले जो सबसे ज्यादा खतरा था मराठों से, और फिर दूसरा मैसूर। तो मैसूर को तो काफी हद तक नियंत्रण में ले लिया गया। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद फिर हम लोगों ने पीछे भी पढ़ लिया था कि मैसूर नियंत्रण में था, लेकिन मराठा एक बड़ा सरदर्द थे। तो दोस्तों वेलेजली ने देखा कि अभी तक जो जितने भी ब्रिटिश गवर्नर जनरल रहे या जितने भी कंपनी के मुख्य अधिकारी रहे, उन्होंने जितने भारतीय राज्यों को नियंत्रण में लिया, तो उसके पीछे एक रीजन ये था कि भारतीय शासकों को सेना उपलब्ध कराना, सेना उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके खर्च पर उनका एक जो सुरक्षा है वो प्रदान करना। तो इसको इसने नए रूप में प्रस्तुत किया। वो नया रूप क्या था दोस्तों? उसी को हम लोग सहायक संधि का नाम देते हैं। कैसे, देखिएगा दोस्तों। सहायक संधि की अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो सबसे पहले समझ लेते हैं दोस्तों कि सहायक संधि है क्या, या इसको प्रारंभ क्यों किया गया और वास्तव में इसका इतिहास क्या रहा। दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहां पर सहायक संधि के प्रारंभ की, तो वेलेजली वास्तव में अगर देखा जाए दोस्तों, तो सहायक संधि का कहीं यहां पर प्रयोग की अगर बात की जाए तो वेलेजली ने उसका प्रारंभ किया, लेकिन सहायक संधि इसके पहले भी प्रारंभ हो चुकी थी। अगर सहायक संधि की बात करें और पहला यूरोपीय आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो दोस्तों डुप्ले को याद रखना है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, सहायक संधि प्रयोग करने वाला पहला यूरोपीय अगर पूछा जाए तो डुप्ले को हमको याद रखना है। कारण क्या रहा दोस्तों? क्योंकि सबसे पहले सेना को, भारतीय राजाओं के लिए सेना को सुरक्षा के लिए लगाना, ये सारी जो नीति रही सहायक संधि की, वो प्रारंभ उसका डुप्ले ने किया था। हालांकि सहायक संधि को विशेष और बड़े पैमाने पर या कह लीजिए विशेष रूप से प्रस्तुत करने वाला जो गवर्नर जनरल था वो वेलेजली था। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर प्रश्न दोनों अलग अलग हैं, मैंने आपको बताया, और सहायक संधि होती क्या है इस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन हमने बताया कि सहायक संधि वेलेजली ने इसका प्रारंभ बड़े स्तर पर किया, लेकिन सहायक संधि की अगर प्रयोग करता या खोज करता, ये वास्तव में देखा जाए कि सहायक संधि का शुभारंभ या प्रारंभ या किसने खोज की, तो सहायक संधि एक्चुअल में वेलेजली ने प्रयोग जरूर किया, लेकिन पहला यूरोपीय कौन रहा दोस्तों? डुप्ले, सहायक संधि को प्रयोग करने वाला या सहायक संधि को लागू करने वाला, या कह लिया जाए कि सहायक संधि का खोजकर्ता। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि सहायक संधि बड़े पैमाने पर किसी अगर ब्रिटिश गवर्नर जनरल के द्वारा प्रयोग की गई तो वो है वेलेजली। तो दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं यहां पर कि सहायक संधि के मुख्य जो तथ्य हैं वो होते क्या हैं, उसके बाद हम लोग चीजों को बहुत ही आराम से समझते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों।
तो चलिए दोस्तों, यहां पर सहायक संधि की कुछ शर्तें जो हैं उनको देखते हैं। सबसे पहली सहायक संधि के अंतर्गत जो शर्त रखी गई थी वो ये थी कि भारतीय शासक को ब्रिटिश सेना अपने पास रखनी थी। यानी ब्रिटेन की जो सेना थी सुरक्षा के दृष्टि से वो भारतीय शासक को अपने पास रखनी थी। ये पहली संधि की पहली शर्त थी। फिर दोस्तों, सेना का खर्च शासक उठाएगा, यानी जिसे हम लोग अनुदान कहते हैं। यानी ब्रिटिश सेना के रख रखाव का और अन्य जितने भी खर्च आएंगे, जो भी शासक ब्रिटिश सेना को रखेगा उसका खर्च वही उठाएगा। सहायक संधि की ये दूसरी शर्त थी। फिर दोस्तों देखा जाए तो दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखा जाएगा, ऐसा इस संधि में कहा गया। यानी कि जो भी राजा सहायक संधि स्वीकार करेगा उसको अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट या कह लिया जाए एक ब्रिटिश अधिकारी अपॉइंट किया जाता था, वो दरबार में रखने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगली शर्त इसमें थी कि बिना ब्रिटिश अनुमति के किसी भी यूरोपीय को दरबार में नहीं बुलाया जाएगा। यानी दूसरे किसी यूरोपीय, अंग्रेजों को डर था कि कहीं ऐसा ना हो फ्रांसीसी या दूसरे किसी पुर्तगाली या दूसरे किसी यूरोपीय को बुलाया जाए, तो इसके लिए उन्होंने कह दिया कि जब तक ब्रिटिश परमिशन नहीं होगा, अगर आपने सहायक संधि स्वीकार कर ली है तब आपको क्या करना है, किसी दूसरे यूरोपीय को अपने दरबार में नहीं बुलाना है। ठीक है दोस्तों, फिर इसकी अगली शर्त थी कि गवर्नर जनरल की अनुमति के बिना किसी दूसरे शासक से वार्तालाप नहीं करना है। यानी इनको ऐसा भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि सहायक संधि के अंतर्गत अगर हम जिस शासक को रखें, हो सकता है उस शासक के मन में कुछ ऐसी व्यथा आए जिसके तहत इस संधि को वो तोड़ना चाहे। तो इसके लिए किसी पड़ोसी दूसरे भारतीय शासक से वो वार्तालाप करना चाहे तो उसके लिए परमिशन क्या है, पहले गवर्नर जनरल से लेना पड़ेगा। तो इसलिए यहां पर ये बात इस शर्त में जोड़ दी गई, इस संधि में जोड़ दी गई कि बिना गवर्नर जनरल के परमिशन के यहां पर कोई भी जो शासक है वो दूसरे शासक से वार्तालाप नहीं करेगा। तो दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं कि सहायक संधि एक ऐसा जाल फेंका गया था। अब सहायक संधि हमने आपको बता दिया क्योंकि यहां पर ब्रिटिश लिए मुख्य रूप से देखा जाए दोस्तों तो एक ऐसा जाल था जिसके अंतर्गत भारतीय राजाओं को फंसा करके और धीरे धीरे फिर उनके राज्यों का दोहन करना। कारण क्या था, क्योंकि यहां पर जो शब्द लिखा है दोस्तों अनुदान या जो सेना का रखरखाव है, जो खर्च कई बार इतना ज्यादा होता था दोस्तों वो खर्च कि नगद रूप में उसको शासक ना दे पा करके अपने राज्य की भूमि या कोई भाग जो है वो ब्रिटिशर्स को सौंप देता था। तो इससे फायदा यह होता था कि धीरे धीरे जो भाग हैं भारत के जो भूभाग हैं वो ब्रिटेन के पास जाने लगे। तो एक सबसे बड़ा जो डायरेक्ट बेनिफिट यहाँ पर भूमि वाला हुआ वो इसमें समझा गया। फिर दोस्तों क्योंकि वेलेजली ने इस बात को बहुत अच्छे से गौर किया था कि अगर हम राजाओं पर धीरे धीरे नियंत्रण लगाना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे उनका राज्य जो हड़पना है वो आसान हो जाएगा। और इसी चीज को लेकर के बहुत ही आसानी से उसने सहायक संधि को लागू किया और बड़े पैमाने पर लागू किया। दोस्तों इसके भी मुख्य 3 कारण अलग अलग स्थापित किए गए, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि वेलेजली से अगर देखा जाए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो ब्रिटिश राज्य विस्तार की जो नीतियां थी वो 3 तरीके से अपनाई गई। पहले तो दोस्तों सहायक संधि, यानी शासकों के साथ सहायक संधि हमको करना है इन शर्तों के तहत। फिर यहां पर यह भी समझा गया कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो खुला द्वंद्व होगा, खुला युद्ध होगा, ओपन चैलेंज होगा। ठीक है दोस्तों, और आश्रित जो शासक थे यानी ब्रिटिशर्स के जो आश्रित शासक थे उन आश्रित शासकों की भूमियों को धीरे धीरे हड़पना। तो इस प्रकार से वेलेजली ने क्या किया, दिन प्रतिदिन जो ब्रिटिश सत्ता है उसको बढ़ाने का कार्य किया। और दोस्तों आपको भूलना नहीं चाहिए वेलेजली के पास ऐसे समय में भारत की सत्ता आई थी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान ऐसे समय में इसने संभाली थी जबकि यूरोप में अगर देखा जाए तो एक जो द्वंद्व था ब्रिटिशर्स में और फ्रांसीसियों के मध्य वो शुरू हुआ था। तो उसको देखते हुए यहाँ पर ये बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा भी जा चुका है दोस्तों कि कंपनी की जो स्थिति दयनीय थी बिल्कुल उस स्थिति को लेकर के जब यूरोप में आपसी द्वंद्व चल रहा था ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसियों के मध्य, तब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान किसके पास थी? तो आंसर आपका बनेगा दोस्तों वेलेजली। तो आई होप यहाँ पर ये क्वेश्चन इजिली आपको समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों इसके आगे की बातें जो ये कहती हैं कि इस पूरे द्वंद्व के साथ, इस पूरी तैयारी के साथ वेलेजली ने अपनी चाल तो चलनी शुरू कर दी और स्थानीय शासकों के विरुद्ध भी इसका जो प्रयोग रहा वो लगातार जारी रहा। लेकिन अभी भी जो सबसे बड़ा सरदर्द था दोस्तों वो थे मराठा। अब मराठों की दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो मराठों के लिए अगर देखा जाए तो सबसे प्रारंभिक क्वेश्चन जो यहाँ पर बनेंगे मराठों के साथ होने वाली संधियों को, तो संधि को हम एक क्रम से देख लेते हैं।
फिर उसके बाद दोस्तों कुछ यहाँ पर जनरल सवाल, जैसे कि प्रमुख जो मराठा शासक कौन कौन से रहे और उनकी राजधानियां क्या क्या रही, उनको भी जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, आई होप यहाँ पर सहायक संधि आपको समझ में आ गई होगी। सहायक संधि की जो शर्तें थी, जो नियम थे, वो यहाँ पर ये रखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद आगे की चीजें हम लोग जल्दी से देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहां पर देखते हैं प्रमुख जो मराठा थे और उनकी राजधानियां क्या रही। दोस्तों यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी मैचिंग के लिए। तो आपको ये बात पता है कि अगर हम लोग मराठों में देखें दोस्तों, तो ये 5 जो मराठा थे ये प्रमुख माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ छत्रपति सबसे लास्ट में जुड़ते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों देखा जाए अगर, तो क्योंकि तत्कालीन समय की बात करें दोस्तों, स्टार्टिंग की बात हम लोग नहीं करें, तत्कालीन समय की बात करें जब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं सहायक संधि के प्रसार को। तो दोस्तों गायकवाड़ की राजधानी क्या थी? बड़ौदा, या क्षेत्र कह लीजिए इसको, गायकवाड़ की बड़ौदा, होलकर की इंदौर, भोसले की नागपुर और पेशवा की पूना, सिंधिया की ग्वालियर और छत्रपति की सतारा। दोस्तों अब आपको इसको देख करके बात पता चल गई होगी कि ये इनका संबंधित क्षेत्र था, लेकिन ये बात तो आपकी बुक्स में भी लिखी हुई है। मैंने बताया दोस्तों रटने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि रट करके जाएंगे तो परीक्षा में आप गलत करके जरूर आएंगे, क्योंकि रटी रटाई चीजें एग्जाम में कंफ्यूजन जरूर करती है। तो इसलिए इसको आसानी से समझ लीजिएगा। और फिर अगर आपने हमारी बात को जल्दी से समझ लिया तो इस बात का दावा है कि आप ये प्रश्न कभी जीवन में नहीं गलत करेंगे दोस्तों। तो चलिए इसको कैसे पकड़ना ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहां पर देखिएगा, शब्द के अकॉर्डिंग चलना है हमको, कुछ अलग से याद नहीं रखना है, इन सबको याद नहीं रखना है, शब्द के अकॉर्डिंग चलना है दोस्तों। गायकवाड़, अब ध्यान दीजिएगा शब्द यहां पर आ रहा है गायक, बहुत ही इजीली ट्रिक बता रहा हूं, बहुत आराम से याद रहेगा गायक। तो दोस्तों गायक यानी सिंगर, जो आप देखते हैं अलग अलग बहुत सारे सॉन्ग आते हैं, बहुत सारे महान गायक आप जानते भी हैं, और उनका स्थान जो सोसाइटी में है हमारी एक बहुत बड़ा है। गायकों का स्थान क्या है? बड़ा है। तो बड़ा से तुरंत याद आ जाएगा, गायकों का स्थान बड़ा है से बड़ा से बड़ौदा। आई होप आप समझ लाए होंगे, गायकों का स्थान बड़ा है तो बड़ा से बड़ौदा राजधानी याद रहेगी। फिर दोस्तों देखिएगा होलकर, अब होलकर स्टेडियम आपसे पूछ लिया जाए तो सचिन तेंदुलकर का 1 दिवसीय में दोहरा शतक याद होगा, इंदौर, ये सब लगभग सबको पता है। होलकर स्टेडियम और होलकर एयरपोर्ट कहां पर है दोस्तों? इंदौर में। तो ये चीज तो आसानी से पता हो गई होगी दोस्तों। अगले मराठा है भोसले। अब भोसले से आपको एक सिंगर का नाम आया होगा, आशा भोसले। ठीक है दोस्तों, तो आशा भोसले की आवाज सुनिए आप, तो बहुत मेलोडियस वॉइस है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त वॉइस है। तो आप देखते हैं तो एकदम से सुर जो उनके होते हैं ऐसे लगता है कि बिल्कुल ऐसे नाक से गा रही है, वो एक हल्की सी वॉइस आती है, माइंड में स्ट्राइक करेगा दोस्तों, इसके लिए मैं बता रहा हूं। तो जब भोसले को आप सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हल्का सा वो जैसे नाक से गा रहे हैं, तो नाक से याद रखना है नागपुर, यानी भोसले माइंड में स्ट्राइक करेगा दोस्तों पेपर में, इसलिए इस ट्रिक को आप समझिएगा। तो भोसले याद आएगा तो नाक से नागपुर याद आ जाएगा। अब पा से पेशवा, पा से पूना, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन आपको रखनी ही नहीं, पा से पेशवा, पा से पूना। दोस्तों ये सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं कौन सा? जीएस का। ठीक है दोस्तों, तो जी से ग्वालियर, एस से सिंधिया, इसको थोड़ा सा पलट दीजिए आप, जी से ग्वालियर, एस से सिंधिया। तो जीएस से याद रखिएगा ग्वालियर सिंधिया या सिंधिया ग्वालियर, एस जी जीएस कुछ भी याद रखिएगा। अब छत्रपति, छत्रपति का जैसे ही नाम आता है तो दोस्तों मराठों से लेकर के आपके माइंड में तुरंत एक बात स्ट्राइक करती है, छत्रपति शिवाजी। ठीक है दोस्तों, अगर मैं सही हूं तो बताइएगा। छत्रपति शिवाजी, तो शिवाजी आप जानते हैं मराठों के स्टार थे, मराठों के तारा थे, तारा तुरंत देखिएगा ये माइंड में आएगा, सितारा, तारा, सतारा। तो स्थान का नाम क्या है महाराष्ट्र में? सतारा। छत्रपति का जो क्षेत्र रहा दोस्तों कौन सा रहा? सतारा। और फिर आपने पढ़ा कि 1818 जब तक कि नियंत्रण पूरा यहां पर हो जाएगा ब्रिटिशर्स का, फिर एक छोटे से क्षेत्र में पूरे मराठा सीमित होकर के रह जाएंगे और एक स्थान उनको दे दिया जाएगा सतारा, जहां पर छत्रपति शिवाजी के जो वंशज होंगे वो लास्ट तक वहां पर शासन करेंगे। अब दोस्तों यहां पर बात की जाए कि मराठों के साथ अंग्रेजों की कौन कौन सी प्रमुख संधियां हुई, तो एक बार जल्दी से हम लोग इस पर एक जो जनरल जो फैक्चुअल नॉलेज है उसको देख लेते हैं। दोस्तों मेरा प्रयास होता है कि आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से, या फिर कह लिया जाए कि एक ऐसा वीडियो दिया जाए जिसमें अधिक से अधिक प्रश्न आपके करवाए जाएं। तो इसलिए दोस्तों वीडियो की लेंथ आप ना देख करके आप बस देखिएगा एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न कितने आपसे करवाए जा रहे हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो दोस्तों चलिए जल्दी से देखते हैं हम लोग यहां पर संधियों के बारे में। तो चलिए दोस्तों यहां पर देखते हैं कि प्रमुख जो मराठों के साथ जो संधियां थी अंग्रेजों से वो कौन कौन सी थी, बिल्कुल आराम से इसको देखिएगा। दोस्तों इसमें सबसे पहले नाम आएगा सूरत की संधि का। 1775 में रघुनाथ राव और कंपनी का मतलब दोस्तों यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी से है। कब? 1775, जब दक्षिण में प्रसार चल रहा था कह सकते हैं अंग्रेजों का, उस समय रघुनाथ राव और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य सूरत की संधि हुई। कब दोस्तों? 1775 में। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको जरूर याद रखना है। दोस्तों बड़गांव की बात करेगा, बड़गांव संधि की बात करेगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। 1779
माधव नारायण राव और अंग्रेजों के मध्य हुई। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट सा सवाल है सालबाई की संधि। ईयर याद रखना है दोस्तों 1782। सालबाई की संधि कब? 1782, माधव नारायण राव और अंग्रेजों के मध्य। ठीक है दोस्तों, सालबाई की संधि 1782, माधव नारायण राव और अंग्रेजों के मध्य। दोस्तों ये ईयर जो है मैंने आपको बताया, इनको 2-3 बार आप आराम से इसको देखिएगा तो फिर इजिली फिर समझ में आते चले जाएंगे। इसमें कोई अलग से कुछ हमको ट्रिक नहीं देखनी है। दोस्तों अगला देखिएगा बासिन की, यहां पर जो इंपॉर्टेंट है मैं उनको अभी मार्क करूंगा, आप देखते चलिएगा। बासिन की संधि दोस्तों 1802 में बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से एक प्रश्न और उठता है दोस्तों जो कि लोक सेवा आयोग में पूछा जा चुका है। कौन सा क्वेश्चन बनाएगा कि सहायक संधि, बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार, ये प्रश्न दोस्तों आपसे बनाएगा, इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बाजीराव द्वितीय। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला जो मराठा सरदार था, पहला मराठा सरदार, वो आंसर आपको क्या याद रखना है? पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठीक है दोस्तों, अब इसी के अंतर्गत 1802 में बासिन की संधि हुई, ये हमको याद रखना है। दोस्तों राजघाट की संधि है जिसको राजापुर घाट की भी संधि कहा जाता है, दोनों एक ही बात है। 1804 में होलकर, अब होलकर कहां से? पीछे हम लोग अभी बात कर चुके हैं, इंदौर। ठीक है दोस्तों, होलकर और अंग्रेजों के मध्य। इस क्रम में पूना की संधि आती है पेशवाओं के साथ 1817, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के साथ। ठीक है दोस्तों, ग्वालियर की संधि हमको याद रखना है, सेम इसी समय 1817 में हुई, लेकिन इस समय दौलत राव, यानी ग्वालियर की बात करें तो यहाँ पर कौन? दौलत राव मतलब सिंधिया। ठीक है दोस्तों, ग्वालियर SG याद करेगा, सिंधिया। तो दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के साथ हुई कब? 1817 में। कौन सी? ग्वालियर की संधि। और दोस्तों लास्ट इसमें है मंदसौर की संधि 1818, होलकर और अंग्रेजों के मध्य। और दोस्तों ये वो समय आप देख रहे हैं 1818, जहां तक आते आते जो मराठा शक्ति थी वो पूरी तरह से छेड़ हो चुकी थी। समस्त जो मराठा शक्ति थी उसका दमन किया जा चुका था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या कह सकते हैं अंग्रेजों के द्वारा। और फिर एक छोटे से क्षेत्र सतारा में, हमने अभी भी आपको बताया कि शिवाजी के जो वंशज थे उनको एक छोटा सा क्षेत्र सतारा दे दिया गया और वहीं पर प्रशासन करने के लिए कहा गया। तो 1818 तक का वो समय था जब हमने आपको बताया कि समस्त जो मराठा शक्ति थी जिसके पास ताकत थी, अगर एक होते तो अंग्रेजों को खदेड़ देते भारत से, लेकिन ऐसा हो ना पाया दोस्तों। और फिर अंततः धीरे धीरे करके उनकी शक्तियां छीड़ होती गई और ये आपस में लड़ते रहे, जिसका फायदा प्रत्यक्ष रूप से कंपनी को मिला या अंग्रेजों को मिला। तो 1818 में दोस्तों लास्ट में संधि हुई मंदसौर की और होलकर और अंग्रेजों के मध्य। अब इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर हम लोग दोस्तों बात करें तो बासिन तो मैंने आपको बता ही दिया, बासिन तो याद रखना ही रखना है। सालबाई संधि पूछी गई है दोस्तों, सालबाई संधि पूछी गई है और सूरत। और एक लास्ट तौर पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर दोस्तों तो मंदसौर की संधि आपको याद रखना है। एटलीस्ट यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन तो इजिली आपको याद रखने ही रखने हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मराठों की शक्तियों को छेड़ करते हुए कंपनी ने किस तरह से दक्षिण भारत में भी अपना परचम लहरा दिया। अब गौर करने वाली बात दोस्तों यहाँ पर यह है 1818 तक दक्षिण से लेकर के उत्तर तक समस्त या कह सकते हैं अधिक से अधिक क्षेत्र में अंग्रेजों का परचम लहराया जा चुका था। और अगर दोस्तों हम लोग बात करें कि अभी इस टाइम तक कौन से क्षेत्र छूटे थे भारत में जो अंग्रेजी सत्ता से बाहर थे, तो उसमें नाम आता है 2 क्षेत्रों का, एक तो पंजाब, दूसरा सिंध। ठीक है दोस्तों, एक पंजाब और दूसरा सिंध। दोस्तों सिंध विजय की अगर हम लोग बात करें तो यूरोपीय जो थे वो एशिया, क्योंकि आप सिंध पूरा उत्तरी हिस्सा आप देखते हैं, उत्तरी पश्चिमी हिस्सा सिंध भारत का, तो वहां से काफी चीजें इंपॉर्टेंट बनती हैं। तो फिर लास्ट में सिंध विजय जो रही 1832 के बाद दोस्तों उस पर प्रयास किया गया। और याद रखना है, अभी आपको यहां पर बता दे रहे हैं, चार्ल्स नेपियर के द्वारा। सिंध पर विजय किसने पाई? चार्ल्स नेपियर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, और फिर अगर हम लोग पंजाब की बात करें दोस्तों, पंजाब की बात करें तो पंजाब में प्रारंभ तो कर दिया था यहां पर सहायक संधि और इसका प्रसार जो धीरे धीरे था वो प्रारंभ तो कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों 1839 जब महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हुई, कब? 1839। ठीक है दोस्तों, रणजीत सिंह के बाद तो धीरे धीरे जो अंग्रेजों की जो लालसा रही वो पंजाब पर भी पड़ने लगी, क्योंकि इस समय आप देख रहे हैं जो गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र था वहां से लेकर के दक्षिण तक का जो क्षेत्र था वो अंग्रेजों के कब्जे में आ चुका था। तो दोस्तों इसके माध्यम से पंजाब का जो क्षेत्र था, अब एक उद्देश्य ये बन गया था अंग्रेजों का, इस क्षेत्र को भी हमको कैच करना है। तो 1839 के बाद इसका जो प्रयास था अंग्रेजों के द्वारा वो और तेज कर दिया गया। फिर धीरे धीरे उसमें बहुत सारे अलग अलग तथ्य शामिल होते हैं और इसके बाद ये भी देखा गया है कि जो लॉर्ड हार्डिंग है, कौन दोस्तों, क्योंकि अभी हम लोग आगे की बात कर रहे हैं तो लॉर्ड हार्डिंग की हम लोग यहां पर बात करेंगे।
इसने सबसे पहले अभियान प्रारंभ किया किसके लिए? फिरोजपुर के लिए। यह स्थान आपको याद रखना है, फिरोजपुर। ठीक है दोस्तों, अभी इसका इंपॉर्टेंस आगे भी आएगा जब हम लोग भगत सिंह को पढ़ेंगे। तो फिरोजपुर के लिए इसने अपनी सेना को प्रारंभ किया। और दोस्तों 13 दिसंबर 1845, ध्यान दीजिएगा, 13 ऑफ दिसंबर 1845। अब ये समय थोड़ा सा आगे समझिएगा। 1845 को जो आपसी द्वंद्व रहा सेना का, वो और उसके साथ साथ जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने पूरे सैन्य और सुव्यवस्थित तरीके से पंजाब को अधिग्रहण करने का कार्य किया, पंजाब को अपने पास शामिल करने का कार्य किया। लेकिन दोस्तों फिर रही सही जो कसर रही वो 1848 और 49 के बाद हम लोगों ने पढ़ा कि डलहौजी के द्वारा पूरी कर दी जाती है। यानी फिर अंततः पंजाब राज्य जो है वो शामिल कर लेता है कौन? डलहौजी। और फिर दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा कि पंजाब राज्य जैसे ही शामिल होता है तो इसके अंतर्गत जो जम्मू कश्मीर, आज जिसे आप पढ़ते हैं, बहुत ही विवादित हिस्सा जम्मू कश्मीर, इस हिस्से को 50 लाख, बहुत ध्यान से समझिएगा, 50 लाख रुपए लेकर के, 50 लाख नगद रुपए लेकर के जम्मू कश्मीर क्षेत्र को डोगरा शासकों को अंग्रेजों ने सौंप दिया, जो कि हिस्सा हुआ करता था किसका? पंजाब का। यानी जब पंजाब पर अधिकार हो गया तो उसके बाद क्या किया गया कि 50 लाख रुपए अंग्रेजों ने नगद लिए और जम्मू कश्मीर का जो पूरा क्षेत्र था वो डोगरा शासकों को सौंप दिया गया। तो इसके माध्यम से दोस्तों हम लोगों ने अभी यहां पर ध्यान दिया कि पूरा अगर घटनाक्रम देखें 1857 के पहले, 1857 की क्रांति के पहले, तो अंग्रेजों ने अधिक से अधिक जो है भारत में प्रसार करने का कार्य किया। ब्रिटिश जो सीमा थी, ब्रिटिश जो क्षेत्र थे, उसका प्रसार करने का कार्य किया और अलग अलग ढंग से चीजों को लूटा। अब यहां पर प्रश्न दोस्तों एक क्रम का बनाएगा, सहायक संधि को स्वीकार करने वाले भारतीय जो क्षेत्र थे उनका क्रम, इससे सवाल पूछेगा। तो जल्दी से दोस्तों हम लोग क्रम को देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों यहां पर क्रम देख लेते हैं जल्दी से। सहायक संधि, तो क्वेश्चन यहां पर आपसे क्रम के लिए भी बना जाएंगे कि वेलेजली की जो सहायक संधि रही, यानी भारतीय राज्यों को अंग्रेजी जो परिधि में लाने का जो कार्य किया सहायक संधि ने, तो उसके अंतर्गत राज्यों का सही क्रम है या क्षेत्रों का सही क्रम है। तो इसमें हमको याद रखना है कि सबसे पहले हैदराबाद के निजाम, यानी सहायक संधि के अंतर्गत शामिल होने वाला पहला जो भारतीय, यानी भारतीय जो देसी राज्य था वो कौन सा था? हैदराबाद। ठीक है दोस्तों, निजामों ने स्वीकार की कब? 1798 में। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद मैसूर 1799 में, आपको पता है टीपू सुल्तान की मृत्यु के तुरंत साथ इस पर आरोपित कर दिया गया, तो मैसूर 1799 में। बिल्कुल इसी समय 1799 में ही दोस्तों तंजौर में, और फिर अवध 1801 में। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने अभी अभी आपसे बताया कि सहायक संधि को, सहायक संधि व्यवस्था को, ना कि सहायक संधि, सहायक संधि व्यवस्था को, ये क्वेश्चन ऐसे बन चुका है, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय देसी राज्य, तो हमको याद रखना है कौन सा? हैदराबाद। लेकिन क्वेश्चन यहां पर ऐसे बनाएगा कि सहायक संधि स्वीकार, अब स्वीकार की जगह यहां पर लागू भी बोल सकता है, लागू। स्वीकार शब्द क्योंकि इसलिए यहां पर प्रयोग नहीं किया गया था क्योंकि स्वीकार में जहां तक अगर हम लोग बात करें, जब दोस्तों स्वीकार शब्द आ जाता है तो वहां पर एक प्रकार से हम लोग ये समझते हैं कि हमने संप्रभुता अपनी किसी को दे दी, यानी हमने उस चीज को स्वीकार कर लिया। तो सहायक संधि लागू करने की जब बात करेगा या सहायक संधि को लागू करने के लिए, तो दोस्तों यहां पर नाम आएगा अवध। अब देखिए आप कंफ्यूज ना होइएगा, क्यों ऐसा हम लोग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अवध ने सहायक संधि के तहत सबसे पहले सेना रखी थी 1765 में। क्वेश्चन हमने अलग अलग इसलिए बता दिया है क्योंकि लोक सेवा आयोग में अलग अलग प्रश्न अलग अलग शब्दों से पूछा गया है, तो जहां जाकर के आप फंस जाएंगे अगर उसने क्वेश्चन ऐसे रख दिया कि सहायक संधि को लागू करने के लिए, अनुमति देने के लिए सेना को सबसे पहले किस भारतीय राज्य ने स्वीकार किया, तो उसका फिर आंसर अवध हो जाएगा। वहां पर हैदराबाद भी अगर लिखा रहेगा तो दोस्तों वो गलत आंसर हो जाएगा, तो इसलिए आपको वहां पर नहीं जाना है। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक जब पूछ लिया जाए तो हमको याद रखना है अवध। ठीक है दोस्तों, किसको याद रखना है? कि अवध का नवाब। तो आंसर वहां पर क्या लिखा के आएगा? अवध का नवाब। पहला शासक कौन? अवध का नवाब। लेकिन जब क्वेश्चन इस तरह से बनाएगा सहायक संधि व्यवस्था को, इसलिए हमने अलग अलग आपको बताया, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला, अब देखो स्वीकार आ गया तो स्वीकार का मतलब यहां पर वही दूसरे की शक्ति पर लागू होने वाली बात आ गई कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय देशी राज्य तो कौन रहा? हैदराबाद। जबकि यहां पर हमने क्वेश्चन क्या बताया? सहायक संधि को लागू करने के लिए पहला जो भारतीय शासक था तो वो कौन था? अवध का नवाब। और इसलिए हमने यहां पर 1765 बता दिया है। अब ध्यान दीजिएगा, आपके दिमाग में बात आई होगी 1801, तो दोस्तों ये वो टाइम था जब
सहायक संधि स्वीकार कर ली अवध ने। ठीक है दोस्तों, यहां पर सेना केवल रखी थी सहायक संधि के अंतर्गत। पीछे हमने डुप्ले की भी बात आपको बताई कि सहायक संधि को प्रारंभ किसने किया, सहायक संधि का इतिहास क्या रहा। शुरू से लेक्चर अगर आप देख रहे हैं तो चीजें आराम से समझ में आ गई होंगी। फिर इस पर हम प्रश्न करवाएंगे, पिछले साल के जो आए हुए प्रश्न हैं, तो वहां पर चीजें और आपको क्लियर हो जाएंगी। इसलिए अलग अलग याद करेंगे। यहाँ पर स्वीकार की बात आएगी तो अवध 1801, यहाँ पर सेना रखने की बात आएगी 1765 अवध के नवाब सहायक संधि के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, फिर अगले है पेशवा 1802, बासिम की संधि आपने पढ़ ली। बाजीराव द्वितीय को याद आपको जल्दी से ऐसे रखना है, भूलना नहीं है दोस्तों। कारण क्या है, क्योंकि क्वेश्चन इसका ऐसे भी रिलेट कर चुका है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार तो बाजीराव द्वितीय, क्या याद रखना है, बाजीराव द्वितीय। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद बरार 1803 में और फिर सिंधिया 1804 में। तो ये क्रम रहा दोस्तों सहायक संधि को लेकर के। अब जल्दी से देख लेते हैं कि इसके बाद डलहौजी की क्या नीतियां रही और उसने किस प्रकार से जो ब्रिटिश शासन व्यवस्था थी उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया। दोस्तों यहाँ पर अभी हमने भू राजस्व व्यवस्थाएं कार्नवालिस की उसको ड्रॉप किया है, वो हम लोग एक साथ पढ़ लेंगे, तो एक ही लेक्चर में पूरा मैं समाप्त करूंगा उसको इसके तुरंत बाद। तो पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं हड़प नीति को, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसे हम लोग कहते हैं, व्यपगत का सिद्धांत। दोनों तरह से सवाल पूछा जाएगा, हड़प नीति या प्रश्न को ऐसे बदलेगा, व्यपगत का सिद्धांत, व्यपगत का सिद्धांत। तो अब ध्यान देना है दोस्तों, देखिएगा कैसे, क्योंकि सहायक संधि के अंतर्गत ये देखा गया कि प्रसार की जो बातें आई दोस्तों, वो एक तरह से शासक की कुछ ना कुछ वहां पर इच्छा रही। अब जो लालच थी अंग्रेजों की वो लगातार बढ़ती जा रही थी। तो उन्होंने ये देखा कि बहुत सारे, उन्होंने एक कॉमन चीज ढूंढी भारत में कि बहुत सारे ऐसे भारतीय शासक हैं जिनका आगे कोई उत्तराधिकारी नहीं है। तो एक बहुत ही सूझबूझ तरीके से सबसे पहले तो हमको याद रखना है कि किसके द्वारा, डलहौजी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा, ये डलहौजी के द्वारा। तो डलहौजी ने यहां पर यह चीज नोट की कि ऐसे भारतीय जो क्षेत्र है या ऐसे भारतीय जो राज्य हैं उनमें अगर कोई जो उत्तराधिकारी नहीं है तो उस पर एक ऐसी संधि आरोपित की जाए कि वो स्वतः ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों के अधीन हो जाए। तो इसने इस संधि में सबसे इंपॉर्टेंट जो शर्त रखी वो उत्तराधिकार वाली रखी। ये बात आपको यहां पर याद रखना है, यही इसकी विशेषता भी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जब हड़प नीति की बात करेगा तो यही इसकी विशेषता भी है। तो प्रश्न आपसे इस तरह से बनाएगा कि हड़प नीति की प्रमुख विशेषता रही, तो हमको याद रखना है उत्तराधिकार का ना होना। कारण क्या रहा, क्योंकि डलहौजी ने यह सोचा कि ऐसे भारतीय राज्यों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे थे भारतीय राज्यों को देखा जाए जहां पर उनका कोई पुत्र नहीं है, कोई उत्तराधिकार नहीं है, तो फिर उस पर हम लोग क्या करेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स जो है अपनी वास्तविक शक्ति को थोपेंगे और फिर वो राज्य, उसका जो प्रशासन है वो हम लोग डायरेक्ट तरीके से स्वयं करने लगेंगे। तो जिससे धीरे धीरे जो भारतीय राज्य हैं वो भी अंग्रेजों के शासन क्षेत्र में आ जाएंगे। तो इसका सबसे प्रमुख रीजन यहां पर मिलता है। अब इसमें क्रम की बात करेगा तो उसको भी जल्दी से देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं हड़प नीति के अंतर्गत शामिल होने वाले राज्यों का क्रम। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करें तो दोस्तों सतारा, यह प्रश्न कई बार पूछ चुका है कि हड़प नीति के अंतर्गत शामिल होने वाला पहला राज्य, तो हमको किसको याद रखना है दोस्तों, सतारा। ठीक है दोस्तों, सतारा कौन सा, वही हमने आपको पीछे बता दिया, छत्रपति वाला जो पूरा क्षेत्र, जो मराठों की शक्ति जो सीमित हुई उसको ये क्षेत्र दे दिया गया। और फिर एट लास्ट सतारा को 1848 में सबसे पहले हड़प नीति का जो टारगेट करके बनाया गया, तो सतारा पहला क्षेत्र रहा शामिल होने वाला हड़प नीति के अंतर्गत। फिर उसके बाद दोस्तों जैतपुर और संभलपुर ओडिशा की तरफ वाला जो क्षेत्र था 1849 में, और बघाट को 1850 में, जबकि दोस्तों उदयपुर को 1852 में। उदयपुर को कब, 1852 में, और झांसी को 1853 में, और नागपुर को 1854 में। ठीक है दोस्तों, नागपुर को कब, 1854 में, और करौली को 1855 में। महाराष्ट्र वाला क्षेत्र ही है दोस्तों। और अवध, ये जरूर इंपॉर्टेंट आपके लिए बहुत ज्यादा सवाल बनाया जाता है, अवध 1856। यानी सतारा और अवध जरूर आपको याद रखना है, ये प्रश्न यहां पर जल्दी से रिलेट किए जाते हैं। बाकी इनका क्रम थोड़ा सा भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों अवध, जैसा कि आपको पता है, मैंने अभी भी बताया उत्तराधिकार, लेकिन अवध के लिए क्या हुआ, कुशासन का आरोप लगाया। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजों ने क्या आरोप लगाया, कुशासन के, कि आप अपनी जनता के लिए जो शासन प्रशासन वो सही से नहीं कर पा रहे हैं। कुशासन का आरोप लगा करके अवध को हड़प नीति के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। कब दोस्तों, 1856। तो दोस्तों यहां पर एक प्रश्न इस प्रकार से भी आपसे बनाएगा कि अवध, जब ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था जब अवध को साम्राज्य में शामिल किया गया, यानी ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था जब अवध को शामिल किया गया। तो नाम एक अंग्रेज का यहां पर आपको याद रखना है,
जेम्स आउटरम। कौन? जेम्स आउटरम। ठीक है दोस्तों, ये ब्रिटिश रेजिडेंट था कहां पर? अवध में। रेजिडेंट मैंने आपको पीछे बता दिया, रेजिडेंट रखना था किसके तहत? सहायक संधि के तहत। तो जब अवध को शामिल किया गया हड़प नीति के अंतर्गत, तब वहां पर ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? जेम्स आउटरम। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न जो होंगे दोस्तों इस तरह से रिलेट करेंगे, बहुत ही आसानी के साथ। इनको आपको बस देखते हुए चलना है, समझते हुए चलना है। पीडीएफ मैंने आपको बता दिया है, उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर हमारा ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम अगर अभी तक आप नहीं ज्वाइन कर पाए हैं तो उसका जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के आप जरूर ज्वाइन करेंगे, जिसमें कि पीडीएफ मैं आपको डेली बेसिस पर देता रहूंगा, करंट अफेयर्स और जितना भी टॉपिक है उससे रिलेटेड। तो दोस्तों इसके बाद जो एक रूपरेखा हुई 1857 की क्रांति की, वो क्या रही, उसके कारण क्या रहे, और फिर अगर पीछे हम लोग भू राजस्व व्यवस्थाओं की बात करें तो क्रमागत जो भू राजस्व व्यवस्थाएं थी वो कौन कौन सी रही, उन पर हम लोग देखेंगे। 1857 के जो क्रांति है उसके पहले का जो एक लेक्चर होगा वही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, यानी भाग 11 में फिर हम लोग उसकी बात करेंगे। और दोस्तों ये पूरा का पूरा जो वीडियो है वो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा। जहां पर भी चीजें थोड़ा कंफ्यूज हो, जहां पर प्रॉब्लम हो, आप हमको जरूर कमेंट करिएगा, जिसके माध्यम से आपकी जो कंफ्यूजन है उसको दूर किया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए आप जल्द। और इस पूरे वीडियो के साथ अगर आपने ये भी चीजें यहाँ पर नोटिस कर ली होंगी कि हम लोगों ने एग्जाम ओरिएंटेड जो सवाल हैं उनको ज्यादातर फोकस किया है, तो इसलिए पूरे टाइम को ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हमने आपको करवाने का यहाँ पर जो जिम्मा लिया है, तो उसके अंतर्गत ये सब कुछ आपको शामिल करते हुए चलना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर से मुलाकात होती है दोस्तों, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।